सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष और आज के इस वीडियो में हम यार क्लास 9 सोशल साइंस का कुछ 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलो यार टाइम को वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली क्वेश्चन पर आते हैं। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे करके रखा है 1815 में किस युद्ध में फ्रांस की हार हुई थी। तो 1815 में आपको पता होगा कि वाटरलू का युद्ध हुआ था जिसमें फ्रांस की हार हुई थी, जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट उस टाइम फ्रांस का राजा था। आगे है क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभक्त था। तो क्रांति से पहले फ्रांस 3 वर्गों में विभक्त था, जो कि था प्रथम एस्टेट, द्वितीय और तृतीय एस्टेट था, जिसमें पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और जनसाधारण वर्ग आता था। अगला क्वेश्चन है चर्च के विशेष कार्य को करने वाले व्यक्तियों के समूह को क्या बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं पादरी वर्ग, जो कि चर्च के कार्यों को संभाला करते थे। आगे है फ्रांस का संविधान किस वर्ष बना। तो देखो यार फ्रांसीसी क्रांति के बाद जब 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ, उसके बाद जब फ्रांस स्वतंत्र हुआ तब फ्रांस में जो संविधान बना था वो 1791 में बना था। अगला क्वेश्चन है फ्रांस में 1793 से 94 के मध्य के काल को किस नाम से जाना जाता है। तो इस काल को बोला जाता है आतंक का काल। अगला क्वेश्चन है 1917 से पूर्व रूस पर किसका शासन था। तो 1917 से पूर्व रूस पर शासन था जार निकोलस द्वितीय। किसका था? जार निकोलस द्वितीय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 में रूसी संसद का नाम क्या था। रूसी संसद का नाम था ड्यूमा। आगे है बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था। तो बोल्शेविक पार्टी का नेता था लेनिन। अगला क्वेश्चन है रूसी क्रांतिकारियों के मुख्य उद्देश्य क्या थे। प्रथम विश्व युद्ध से रूस को हटाना, जमीन किसानों को देना, कारखानों पर मजदूरों का नियंत्रण, गैर रूपी जातियों को समानता का दर्जा देना। तो ये चारों जो थे वो रूसी क्रांतिकारी का मुख्य उद्देश्य रहा है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा इसका। अगला है खूनी रविवार नाम से किस दिन को जाना जाता है। तो देखो यार खूनी रविवार को बोला जाता है 22 जनवरी 1905। तो ये तो ऑप्शन में है नहीं, तो ये 20 जनवरी 1905 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो ये है विश्व का कुल प्रतिशत का 2.4%। अगला है भारत की मानक आम्योत्तर रेखा कौन सी रेखा है। तो ये है 82 डिग्री 30 मिनट, जो कि अंश पूर्वी देशांतर से होकर के गुजरती है। आगे है कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो ओडिशा राज्य से नहीं गुजरती है। आपको पता होगा कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से गुजरती है, जो कि इसका शॉर्ट फॉर्म होता है झार गुम्मच पत्रम। झार गुम्मच पत्रम यानी कि झारखंड, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय राज्यों से होकर के गुजरती है कर्क रेखा। आगे विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में है। तो ये माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। अगर भारत में बोलेगा कि सबसे ऊंचा शिखर क्या है तो ये है कंचनजंगा। अगला क्वेश्चन है एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से घिरा हुआ है। तो देखो यार एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से घिरा हुआ होता है उसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय द्वीप, प्रायद्वीप बोलते हैं। और अगर चारों ओर पानी हो तो उस कंडीशन में उसको द्वीप बोला जाता है। आगे क्वेश्चन है बाढ़ वाले मैदानों के नए एवं युवा निक्षेपों को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको बोलते हैं खादर, जो कि ऑप्शन नंबर ग में है। आगे है गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी को किस नाम से जानते हैं। तो इसको बोला जाता है कन्नड़। अगला है किस द्वीप का निर्माण प्रवाल भित्ति से हुआ था। तो देखो लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये सारे जो है वो प्रवाल भित्ति से निर्माण हुआ था। तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अगला है विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी किस नदी की है। तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी पता होगा अमेजन होता है, और ये अमेजन नदी जो है इसकी अपवाह द्रोणी सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो अरब सागर में गिरने वाली नदी है नर्मदा। कौन है? नर्मदा। अगला है पालमपुर की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर आश्रित है। तो यह 75% था। खरीफ फसल की अवधि क्या है। तो खरीफ फसल किसको बोलते हैं? खरीफ फसल बोला जाता है वह फसल जिसको वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। तो ये कौन सा होगा? जून से अक्टूबर, जो कि ऑप्शन नंबर क में है। आगे है हरित क्रांति का संबंध है। तो हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न के उत्पादन से, जो कि हरित क्रांति के समय में HYV बीज आया था, हाई यील्डिंग वेराइटीज आया था, जिसमें क्या हुआ था फसल उत्पादन में वृद्धि हुआ था, विशेषकर चावल और गेहूं में। अगला है निम्न में से कौन कार्यशील पूंजी का उदाहरण है। तो इनमें से कार्यशील पूंजी है नगद पैसा और कच्चा माल, जो कि ऑप्शन नंबर ग में है।
अगला है निम्नलिखित में से कौन एक गैर कृषि क्रिया है, तो गैर कृषि क्रिया यहाँ पे है फसल की देखभाल करना। अगला है नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कथन ये में है जब मानव संसाधन को शिक्षा एवं स्वास्थ्य के द्वारा विकसित किया जाता है तब इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। अगला है मानव पूंजी में निवेश भौतिक पूंजी की भांति ही प्रतिफल प्रदान करता है। तो ये देखो यार, ये दोनों जो है सही है, यानी कि ख नंबर हो जाएगा। अगला है किस प्रकार की जनसंख्या आर्थिक अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है, तो शिक्षित और स्वस्थ जनसंख्या जो होती है वो अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति होती है। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन बेरोजगारी को सही तरीके से परिभाषित करती है। तो देखो यार, बेरोजगारी बोला जाता है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल पाता। मतलब जितना रोजगार है, जितना मिलना चाहिए उनको, जितना इनकम मिलना चाहिए उतना अगर न मिले और उतना न मिले उस टाइम वो काम करने के लिए तैयार हो तो उसको हम बोलेंगे बेरोजगार। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के लिए कौन से कार्यक्रम चलाए गए थे। सेतु पाठ्यक्रम, स्कूल लौटो शिविर, तो ये दोनों कार्यक्रम उस द्रव्यमान में चलाए गए थे। मौसमी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है। मौसमी बेरोजगारी कहने का मतलब जब किसी खास फसली मौसम में ही रोजगार मिलता है, मतलब जिस टाइम सीजन आया किसी चीज का बुआई का तो उस टाइम वो काम कर लेगा, बाकी टाइम वो बेरोजगार रहेगा। अगला है लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है लोगों का शासन, जो कि ऑप्शन नंबर ग में है। आगे है निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। तो देखो यार, लोकतंत्र की एक विशेषता है एक ही राजनीतिक दल का शासन। तो यहाँ पे लोकतंत्र में कोई एक राजनीतिक दल शासन नहीं कर सकता है, यहाँ पे अनेक राजनीतिक दल मिलकर के ही देश को चलाता है। अगला है इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो इनमें से जो गलत कथन है वो है ग नंबर में, यानी कि लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें वंशानुगत शासक द्वारा शासन चलाया जाता है। ये गलत है क्योंकि यहाँ पे वंशानुगत शासन नहीं चलाया जाता, वो राजतंत्र में होता है। लोकतंत्र में क्या होता है, लोगों का शासन। आगे है इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है। तो इनमें से देखो यार, लोकतंत्र जो है नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता है। ये ऑप्शन गलत है क्योंकि ये नागरिकों के सम्मान को बढ़ाता है। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने कब सैनिक तख्तापलट की थी, तो ये 1999 में किया था। अगला है दक्षिण अफ्रीका कब स्वतंत्र हुआ था, तो 1994 में। पता होगा दक्षिण अफ्रीका पर रंगभेद का शासन वगैरह चलता था, तो उस टाइम जो है 1994 में वहाँ के ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे नेल्सन मंडेला। अगला है रंगभेद की नीति इनमें से किस देश में प्रचलित थी, तो दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित थी। आगे है भारतीय संविधान में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो उस टाइम जिस टाइम बैठक वगैरह हो रहा था उस टाइम कुल मिलाकर के 299 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता है, तो इसमें जो है शासन प्रमुख का नाम इसमें नहीं रहता है। आगे है भारतीय संविधान ने किस दिन अपना काम पूरा कर लिया था, तो ये 26 नवंबर 1949 को काम पूरा कर लिया था, जो कि 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। और लागू कब किया था, 26 जनवरी 1950। तो इस तरह से हम लोगों ने सोशल साइंस के कुछ 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए। तो अगर ये पहला पार्ट आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो भी देख लो। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।